आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ सीबीएसई 12th क्लास इकोनॉमिक्स। फॉरेन एक्सचेंज आगे कंटिन्यू करने के पहले हमें पहले समझना पड़ेगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारा है फॉरेन करेंसी से पहले। फॉरेन करेंसी मींस डॉलर, पाउंड, येन, ऐसे बहुत सारी फॉरेन करेंसी है। हम जानते हैं कि डॉलर एक अमेरिकन यूएस करेंसी है, जैसे कि इंडिया में इंडियन रुपी है, अमेरिका में यूएस डॉलर है, यूरोप में यूरो चलता है, जबकि इंग्लैंड में पाउंड चलता है। तो एक डॉलर की प्राइस इंडियन करेंसी के रूप में कितना है? फॉर एग्जाम्पल आज के समय एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 80 रुपीज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है और फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज का फिलहाल आप मीनिंग समझ के चलो कि फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब कि डॉलर, येन, पाउंड या कोई भी एनी अदर नेशनल करेंसी। वैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी रुपया होता है, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपीस कहा जाता है। नेपाल की करेंसी को नेपाली रुपीस कहा जाता है। इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपीस कहा जाता है। इंग्लैंड की करेंसी को पाउंड कहा जाता है। अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहा जाता है। तो ये सब हमारे इंडिया के लिए वो सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं और उनके लिए इंडियन करेंसी भी फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब हुआ कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के टर्म्स में क्या प्राइसिंग होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज रेफर द ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारे अपने करेंसी के अलावा जितने अदर करेंसीज हैं उन सभी करेंसीज को अगर हम कंबाइंडली देखें तो वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। यानी वर्ल्ड की सभी करेंसीज इंडिया के लिए अदर देन इंडियन करेंसी इट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। इंडियन रुपीज इज नॉट फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस। सिमिलरली अगर हम अमेरिकन हैं तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उनके लिए इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी बन जाएगी, उनके लिए डॉलर अपना डोमेस्टिक करेंसी बन जाएगा। यही हमारे इस पीपीटी में एग्जांपल गिवन है। यहां पर एग्जांपल जैसे गिवन है कि ₹1 बराबर $70। अब इसको एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। 70 है, वैसे प्राइस बढ़ गए हैं तो एक मे बी 80, 85 कुछ भी हो सकता है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर $1 पहले ₹70 का था और अब वो डॉलर 80 का हो गया, तो ऐसा लगता है कि डॉलर की प्राइस बढ़ी है। बट इसको दूसरे एंगल से हम लोग समझेंगे तो डॉलर की प्राइस बढ़ी नहीं है, रुपए की प्राइस घटी है। यहां पे इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ डॉलर ही नहीं हुआ है, बल्कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द रुपीज हुआ है। यानी हमारी होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की कीमत इसमें डिक्लाइन हुई है जब ₹70 का डॉलर ₹80 का हो गया। ऑल्टरनेटिवली जैसे कल मान लो कि कल को अगर 80 का डॉलर 75 का हो जाता है, तब हम कहेंगे कि रुपया एप्रिसिएट हुआ है। लेकिन अभी क्या है? रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। जैसे डॉलर बढ़ता है तो ये एप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया फॉरेन करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि एक डॉलर ₹70 का था मान लेते हैं, और वो डॉलर कल को 80 का हो जाता है या 80 का हो गया, तो हम बोलेंगे रुपया डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर एप्रिशिएट हुआ। कल को ₹80 का डॉलर 78 रुपये का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रुपया एप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। यानी आपको ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिलेटिव टर्म्स में देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि डॉलर 70 का 80 है तो डॉलर बढ़ रहा है तो हमेशा इंक्रीज आपको बोलना है। डॉलर तो बढ़ रहा है, यदि रुपया घट रहा है, ये आपको जरूर ध्यान में देना है। हमारे एग्जांपल में जैसे है कि रुपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ द प्राइस ऑफ $1 rises from 70 to 74। एब्सोल्युटली 70 से 74 रुपए अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, रुपीज तो डेप्रिशिएट हो रहा है। हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट एग्जांपल में कि ₹70 का डॉलर ₹74 का हो गया तो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा है। हमारा दूसरा एग्जांपल है $2 बराबर 1 पाउंड। अगर ये $1.5 बराबर 1 पाउंड हो जाता है
तो यहां पे आप देखो कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। तो डॉलर पहले 1 पाउंड के बदले दो डॉलर दिए जा रहे थे, अब डॉलर कम दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है और पाउंड डेप्रिसिएट हो रहा है। तो आपको यह टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा कि क्या एप्रिसिएशन और क्या डेप्रिसिएशन हो रहा है। मैं आगे एज पर द सिलेबस पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक और कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूं कि करेंसी डिटर्मिनेशन कैसे होता है और क्या रीजन होता है करेंसी के प्राइस बढ़ने और घटने के। वैसे आज के समय में डिटर्मिनेशन एज पर द डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, लेकिन डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज के प्राइसेस अगर बढ़ने हैं तो उसको किसको बेनिफिट मिलेगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज प्राइस बढ़ जाता है, यानी डॉलर आज के डेट में जैसे 80 का है, कल को 90 का हो जाता है, तो 90 रुपए का डॉलर होने से किस किस को बेनिफिट मिलेगा। तो मेनली 2 तरह के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। पहला वो बेनिफिट मिलेगा एक्सपोर्टर को और दूसरा बेनिफिट मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इसका रीजन ये है कि अगर एक इंडियन एक्सपोर्टर यूएस में $1 लाख का एक्सपोर्ट करता है, तो पहले उसे इंडियन टर्म्स में 70 या 80 लैक्स मिल रहे थे। अगर प्राइस 80 था तो अगर वो प्राइस 90 हो जाएगा तो उसे 90 लैक्स मिलेंगे। यानी पहले उसे 80 लैक्स की रिटर्निंग मिल रहा था आफ्टर द सेलिंग ऑफ कमोडिटी, और अब उसे 90 लैक्स का मिल रहा है। यानी ही विल बी मोर प्रॉफिट इन 10 लाख रुपीज। अब इसका ऑल्टरनेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर मानते हैं कि कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, उसकी कॉस्टिंग 85 लैक्स की पड़ती है, तो अगर डॉलर 80 का है तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर डॉलर 90 का है तो ही विल बी विलिंगफुल टू एक्सपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि डॉलर अगर महंगा होता है, डॉलर एप्रिसिएट और रुपीस डेप्रिसिएट होता है, तो इससे एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा एक्सपोर्ट इनहांस होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा इफेक्ट मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि एलन मस्क की कंपनी इंडिया में अगर $1 करोड़ इन्वेस्ट करती है और अगर ये 80 रुपीस का प्राइसिंग है, तो इंडिया में वो 80 करोड़ की कमोडिटी परचेज कर पाएगी। लेकिन कल को ये 80 रुपीस 90 रुपीस हो जाएगा तो 90 करोड़ की कर पाएगी। यानी मस्क की जो कंपनी है, टेस्ला या जो भी उनकी कंपनी है, वो ज्यादा प्रॉफिट में होंगी अगर 80 से 90 रुपीस डॉलर हो जाएगा तो वो ज्यादा विलिंगफुल होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे डॉलर यानी फॉरेन एक्सचेंज एप्रिसिएट होता है और रुपीस डेप्रिसिएट होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है। बट इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, बल्कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। पहला नेगेटिव इफेक्ट यह होता है कि हमारे इंपोर्टेड कमोडिटीज महंगी हो जाते हैं। लेट अस अज्यूम दैट कि आज की डेट में एक लैपटॉप की प्राइस $1000 है, तो वो 80,000 का लैपटॉप इंडिया में पड़ेगा। लेकिन कल को वो लैपटॉप 90 रुपीस का अगर डॉलर हो गया तो 90,000 का पड़ेगा। यानी इंडिया में लैपटॉप की प्राइसेस 10,000 से महंगी हो जाएंगी। अगर इस तरीके से लैपटॉप की प्राइसेस 10,000 से महंगी होंगी तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। तो डॉलर एप्रिशिएट होने का यानी फॉरेन एक्सचेंज एप्रिशिएट होने का एक नेगेटिव इफेक्ट है कि डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, महंगाई बढ़ती है। दूसरा इंपैक्ट होता है जो कंट्री मेनली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएंगी क्योंकि उन्हें अपने इंपोर्ट बिल के रूप में ज्यादा फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी। अगर डॉलर एप्रिशिएट हो गया, जैसे कि इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में एक्सपोर्ट से के तुलना में इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो एक्सपोर्ट में जो हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है, इंपोर्ट में हमें अगर उससे ज्यादा देना पड़ रहा है तो हमें उसमें डॉलर के एप्रिशिएट होने में नुकसान होगा। मैंने ओवरऑल ये 2 बातें कही। पहला, डॉलर के एप्रिशिएशन में यानी फॉरेन करेंसी के एप्रिशिएशन में इंपोर्टर को नुकसान है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, नेट इंपोर्टिंग कंट्री जो है उनको लॉस है, लेकिन एक्सपोर्टर को फायदा है। एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होते हैं अगर डॉलर एप्रिशिएट करता है तो, और रुपीस डेप्रिशिएट करता है।
इंडिया की नॉर्मल कंडीशन यही है जो मैंने अभी बताया। ऑल्टरनेटिवली अगर हम बात करें, अगर एक हम अज्यूम करके चलते हैं कि डॉलर कल को 50 रुपीज का हो जाए तो क्या होगा। डॉलर अगर 50 का कर दिया जाए तो हमारे देश में एक्सपोर्ट काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो हमारे बिजनेसमैन होंगे उनके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि विदेशी जो बायर्स हैं वो पेमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और इंडियन जो सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको वो बेनिफिटेबल नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन इंपोर्टर हैं उनको बहुत फायदा होगा और इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं होगा, कम होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस वजह से ना हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी हमारे देश में फॉरेन करेंसी की बहुत ही कमी हो जाएगी। ये एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। आप दोनों बातें आई होप समझ गए होंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि फॉरेन करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। आगे के डिस्कशंस में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि हमारे पास्ट में किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट हुआ था। वैसे मैं बता दूं 1991 में एक समस्या आई थी और इसी की वजह से ये चेंजेस किए गए थे। एलपीजी पॉलिसी आई थी और उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा करंट डिस्कशन है कि डॉलर यानी करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट होता है और उसमें कंपैरिजन क्या होते हैं, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। करेंसी अगर डेप्रिशिएट करती है तो इससे क्या होगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। समझो बात को, इंडिया की करेंसी अगर डेप्रिशिएट करेगी इसका मतलब यह हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है फॉरेन करेंसी के तुलना में। इंडिया में नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि 70 का 80 का एग्जांपल मैंने लिया था, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी, जबकि एप्रिशिएट होने का मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कि अमेरिका के लिए अगर मैं बात करूं, यूएस की बात करूं, तो उनके लिए एप्रिशिएट हुई है फॉरेन करेंसी की वैल्यू। नंबर 2, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। नंबर 2, इफेक्ट ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट होता है? जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो इससे जो इंपोर्ट होता है वो महंगा हो जाता है। डोमेस्टिक करेंसी बिकम चीपर, अपनी करेंसी सस्ती हो गई है इन द फॉरेन करेंसी, तो हमें ज्यादा अपनी डोमेस्टिक करेंसी देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कैन बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी लीडिंग टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। यस, मैंने आपसे बताया था कि डॉलर जैसे जैसे महंगा होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट महंगा होता चला जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बात करूं, करेंसी एप्रिसिएशन होगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट सस्ता होता चला जाएगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यही इफेक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होता है, और करेंसी डेप्रिसिएशन में और इंपोर्ट घटता है या वो सस्ता होता है। करेंसी एप्रिसिएशन में डिक्रीज इन एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट बढ़ता है। इसके एग्जांपल है, अगर डॉलर 70 से या 74 से मान लेते हैं कि 70 पे आ गया, चेंज द फ्रॉम 74 रुपीज इज इक्वल टू $1 करेंसी, पहले 70 था अब 74 हो गया, तो ये क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन है। और 70 से 80 हो गया तो ये क्या हो गया? करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। करेंसी एप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। डोमेस्टिक करेंसी में अगर डेप्रिसिएशन होता है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है, जबकि करेंसी एप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट घटता है और इंपोर्ट बढ़ता है। इसका एग्जांपल है, अगर 70 से 80 रुपए डॉलर हो गया इंडिया के लिए तो इंडिया का करेंसी डेप्रिसिएशन है, और 70 से 60 रुपए हो गया तो यह करेंसी एप्रिसिएशन है। आगे बढ़ने के पहले अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ग्लोबली कैसे डिटरमाइन होता है और उसके क्या क्या मेथड पॉसिबल हैं, क्या क्या हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक फॉरेन करेंसी का रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन कर दे। फॉर एग्जांपल डॉलर का रेट इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि भाई 50 रुपीज बराबर $1 है।
अब इसमें एक दिक्कत ये आएगा कि 50 रुपीज बराबर $1 है, तो हमने तो अपने हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, लेकिन क्या फॉरेन गवर्नमेंट इसे मानेगी? पहली समस्या तो ये है। अगर मान लेते हैं फॉरेन गवर्नमेंट भी मान जाएगी, तो भी इन्वेस्टर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो कितना फिजिबल है, कितना पॉसिबल है, हमें इस एंगल से भी देखना पड़ेगा। और एक बार हमने डिटरमाइन कर दिया तो वो कितना आगे चल के वैलिड रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। दूसरी एक तरीका था, पहले गोल्ड रिजर्व के आधार पर फॉरेन करेंसी रेट डिटरमाइन करना कि क्या एक करेंसी का रेट दूसरे करेंसी पे कितना होगा। आप एक एग्जांपल को समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास 1 किलोग्राम सोना है और मेरे पास भी 1 किलोग्राम सोना है। आप एक कंट्री है, मैं दूसरा कंट्री, मैं बी कंट्री। दोनों कंट्रीज के पास सेम गोल्ड रिजर्व है। दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, एक कंट्री ने क्या किया, 100 नंबर ऑफ नोट्स प्रिंट किए, दूसरे कंट्री ने भी 100 नंबर ऑफ नोट्स प्रिंट किए। दोनों केसेस में क्या है, गोल्ड रिजर्व भी सेम है, नंबर ऑफ नोट्स भी सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों करेंसी की वैल्यू भी सेम होगी, यानी आपके कंट्री के 1 रुपए की वैल्यू, एक नोट की वैल्यू मेरे कंट्री के 1 नोट के बराबर होगा, यानी 1 रुपया बराबर $1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने क्या किया, डबल नोट प्रिंट कर दिया, मेरे नोटों की संख्या से डबल नोट प्रिंट कर दिया और गोल्ड रिजर्व उतना ही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके नोटों की संख्या डबल हुई है, बाकी कुछ और डबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह होगा कि आपके 2 रुपए के बराबर मेरे 1 रुपए के बराबर हो जाएगी वैल्यू। और इसी तरीके से अगर आपने 50 टाइम्स नोट प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, मेरे 1 रुपए के बराबर आपका 50 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो नोटों की संख्या जो प्रिंट होगी उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नंबर 1, नोटों की संख्या कितना प्रिंट कर रहे हो, और दूसरा गोल्ड रिजर्व कितना है। गोल्ड रिजर्व से अगर ज्यादा आप नोटों की संख्या प्रिंट करोगे तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यानी आपके पैसे की, आपकी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब है, जैसे कि आज देखो $1 बराबर अमेरिका के $1 बराबर इंडिया का 80 रुपया है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे यही इस तरह का डिफरेंस रहा होगा। ये आज का जमाना अलग है, आज की डेट में हम लोग बात करेंगे कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिटरमाइन होता है, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि शुरुआत में यही तरीका हुआ करता था। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट इस मैकेनिज्म में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हमें गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करने की आवश्यकता थी, और इस तरीके से दुनिया भर में एज पर देयर गोल्ड रिजर्व नोट प्रिंट्स होते थे, और अगर जहां पे नोट्स ज्यादा प्रिंट हो जाया करते थे वहां की वैल्यू उसके हिसाब से प्लस माइनस यानी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती थी। अब करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि 2 कंट्री के बीच में जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कि $1 को 80 रुपए हमने फिक्स कर दिया तो हर हाल में वो 80 रुपया ही रहेगा, वो चेंज नहीं किया जाएगा जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर उसको चेंज किया जाए। तो ये पहला कंपोनेंट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी ये चेंज होता रहेगा एज पर द सिनारियो, एज पर द कंडीशंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं। चूंकि डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिटरमाइन हो रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल होते रहेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कभी भी स्थिर नहीं होगी। और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब फिक्स में आपको यह दिखेगा कि भाई आपका रेट फिक्स है। फिक्स से क्या होगा, इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है, अगर फिक्स रेट सिस्टम हमने तय किया तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी रहती है मार्केट में। एक एक्सपोर्टर को पता है कि मैं इस महीने, इस साल या अगले साल कुछ भी एक्सपोर्ट करता हूं तो उस एक्सपोर्ट करने की कंडीशंस में मुझे कितने रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि ये पता है कि हमने इन टर्म्स ऑफ द डॉलर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो उसका रेट पहले से फिक्स है, डॉलर वर्सेस रुपीज।
तो वो पहले से चूंकि फिक्स है तो उसे पहले से वो प्लान कर सकता है अपने बिजनेस को कि वो कितने पे और कब और कैसे एक्सपोर्ट करेगा। सिमिलरली इंपोर्टर कर सकता है और दूसरे गवर्नमेंट के लोग भी कर सकते हैं प्लानिंग। तो फिक्स रेट सिस्टम में इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, गवर्नमेंट एडवांस में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं और इससे बिजनेस थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। तो ये एक बेनिफिट है। एक इन्वेस्टर को भी पता है कि मैं एक इतना डॉलर अगर इंडिया में मान लो इन्वेस्ट करता हूं तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी और बाद में भी यही वैल्यू मेंटेन होगी। तो वो सब किसी के लिए क्या है, एक स्टेबल कंडीशन है, सब किसी के लिए, हर किसी के लिए एक सिस्टमेटिक एक लेवल प्रोवाइड करता है। लेकिन फिक्स रेट सिस्टम में एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि जो भी रेट डिटरमाइन हो गया उसके बाद में दो कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होते हैं तो उस डिफरेंट कंडीशंस में हम किस प्रकार रेट को चेंज कर पाएंगे। और अगर रेट चेंज नहीं करेंगे तो आगे फिर इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर वो फ्यूचर को लेके फियर्ड होंगे। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं कि पहले, आज से 10 साल पहले इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी और बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां पे डिक्लाइन हुआ इकोनॉमी में। तो उस समय जो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का रेट होना चाहिए था, अब वर्तमान में उसके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए। इन अ सिमिलर मैनर श्रीलंका या पाकिस्तान के साथ भी आप देख सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर डिक्लाइन हो रही है तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रेट भी चेंज होते हैं और होने भी चाहिए क्योंकि उनकी कंडीशंस अलग है। तो ये फिक्स रेट सिस्टम में आप फ्यूचर को आप काउंट करके नहीं चल सकते हो और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी की कंडीशंस में एक अनबियरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। दूसरा केस हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम परिवर्तित होता रहेगा समय के साथ साथ। यानी समय के साथ साथ का मतलब क्या है कि जैसे डिमांड, रुपए और डॉलर की मैं बात करूं, जैसे इंडिया में अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा हो तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो डॉलर ज्यादा आएगा, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी और डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। और इंपोर्ट कंपैरेटिवली मान लो कम हो रहा है तो जो डॉलर है यानी फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड कम होगी। यानी फॉरेन करेंसी का जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस घटेगा। यानी डॉलर फिर 80 से 70 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी यहां पे डॉलर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है और रुपीस एप्रिसिएट होगा। इसी तरीके से हम इसके ऑल्टरनेटिवली बात करें कि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा, यानी हमारे डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी। और जो हमारा डॉलर का सप्लाई कम होगा और जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो नेचुरल बात है कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी और डॉलर की प्राइसेस बढ़ने से डॉलर एप्रिशिएट होगा और रुपीस डेप्रिशिएट होगा। इन टोटल सिनारियो में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो कंडीशंस हैं ये डिपेंड करेगा एज पर देयर डिमांड एंड सप्लाई और अकॉर्डिंगली रेट चेंज होगा। ये ध्यान रखें, फॉरेन एक्सचेंज जब भी मैं डॉलर वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो आप ये मान के चलिए कि मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, चाहे वो यूएस का डॉलर हो, चाहे यूके का पाउंड हो, चाहे यूरोप का यूरो हो या कोई भी अदर फॉरेन करेंसीज हो। तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, ना कि पर्टिकुलर वन कंट्री के करेंसी की बात हो रही है। मैं वापस आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब वो करेंसी है जो अपने देश के डोमेस्टिक करेंसी के अलावा बाकी देश के अदर करेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के लिए रुपीस इज नॉट अ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, येन, पाउंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।